Good morning, my dear children. I have to teach English grammar portion topic active and passive voice. As you know, I have taught you under English grammar topic active and passive voice. My dear children, you know, मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रिय बच्चों, आपको देखना है आए दिन एक्टिव से पैसिव वॉइस का परिवर्तन कैसे होता है, हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसके बारे में जो चर्चा चल रही थी, आज भी उसी को पढ़ाया जाना है। आप जानते हैं कि किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय एक्टिव वॉइस के वाक्य में आए हुए ऑब्जेक्ट को पकड़कर उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया जाता है और सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करके वाक्य हल किया जाता है। तो प्रिय बच्चों, देखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया। आज आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। आप जानते हैं टेंस चाहे जो भी हो, चाहे जितने भी हो, किसी भी एक्टिव वॉइस का प्रयोग पैसिव वॉइस करते समय आप एक ही चीज का ध्यान देते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे होता है और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य हल किया जाता है। तो देखना नेगेटिव सेंटेंस। You had not caught his phone. क्वेश्चन हुआ का you had not caught fish in the pond. He had not found the flag before राम की। प्रिय बच्चों, आपको देखना है कि आपके सामने दो सेंटेंस रखे गए, जो कि दोनों सेंटेंस आपके नेगेटिव सेंटेंस हैं। ऐसे वाक्यों को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय आपको ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में आए हुए ऑब्जेक्ट को कैसे पकड़ते हैं, कैसे जानते हैं। तो इसमें आपका फिश जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब क्रिया से पहले क्या करके बोला जाता है, जो उत्तर निकलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस प्रकार से फिश को पहले लाते हैं। फिश हैड नॉट caught by you in the pond. प्रिय बच्चों, ध्यान देना है कि आपने देखा फिश ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो फिश हैड नॉट caught by you in the pond. नेक्स्ट, इसमें आपको देखना ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आपका दी फ्लैग है। दी फ्लैग हैड नॉट
by him before Ram came। थोड़ा क्षमा कीजिएगा, फिर बच्चों ध्यान देने की बात है, शायद ये हैड बीन होगी तो हम भूल गए, क्षमा कीजिए। हाँ, तो ध्यान देने की बात है कि जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में दो वाक्य आते हैं, बिफोर या आफ्टर आते हैं, तो बिफोर के बाद जो सेंटेंस आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। उस सेंटेंस को, बिफोर के बाद वाले सेंटेंस को हूबहू सेम टू सेम रख दिया जाता है। तो देखा आपने कि ही हैड नॉट नोन द प्लेग बिफोर राम केम, कहने का राम के आने से पहले वह झंडा फहरा चुका था। राम के आने से पहले वह झंडा नहीं फहरा चुका था, नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसी प्रकार से द प्लेग हैड नॉट बीन थ्रोन बाय हिम बिफोर राम केम, वाक्य आपका करेक्ट होगा। आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड है। जब पैसिव वॉइस में इसका परिवर्तन करते हैं तो हैड बीन का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य हल किया जाता है। फिर बच्चों ये आपका नेगेटिव सेंटेंस रहा, आप कॉपी करिए तुरंत और आप लोग घर पर जरूर पढ़ते रहिए ताकि हम लोगों के द्वारा पढ़ाया गया सेंटेंस वाक्य या सब्जेक्ट का लाभ आपको मिल सके। आगे आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे आप इंटेरो लिखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसे आप प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आइए, आपको बताया जा चुका है कि जब किसी वाक्य की शुरुआत किसी भी हेल्पिंग वर्ब से होती है, किसी टेंस की सहायक क्रिया से होती है या किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी इत्यादि से होती है, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसी स्थिति में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कई प्रकार से हल किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं जब किसी वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है या किसी सहायक क्रिया से होती है, ऐसे वाक्यों का परिवर्तन कैसे होता है इसे देखना है। जैसे हैड यू sold these sweets in the fair। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका had you sold these sweets in the fair। नेक्स्ट आपका had they bought the books from the market। प्रिय बच्चों आपको ध्यान देना है, ये बात आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम है। जब किसी एक्टिव वॉइस के बाद किसी बात किसी के सहायक क्रिया जैसे हैड से होती है, तो ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस बदलते समय हम करते क्या हैं, सहायक क्रिया को पैसिव वॉइस में पहले लगाते हैं। ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया बदलने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैड या हैड बीन का प्रयोग होता है। इस प्रकार से इसको बदलने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले इसमें स्विच जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लीजिए। हैड these sweets been sold by you in the fair। आपका करेक्ट। नेक्स्ट had the books been bought by them from the market।
ध्यान दीजिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाला वाक्य रहा आपका कि जब किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य की शुरुआत किसी टेंस की सहायक क्रिया से होती है या हैड से होती है, ऐसे वाक्यों का परिवर्तन इसी प्रकार से होता है। जैसे आपने देखा हैड ही सोल्ड द स्वीट्स इन द फेयर, तो आपने स्वीट्स को क्या मान लिया? ऑब्जेक्ट मान लिया। और पैसिव वॉइस के वाक्य की शुरुआत कहां करेंगे? सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। जो आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट मानकर सहायक क्रिया का प्रयोग करके वाक्य करते हैं। तो had the sweets been sold by you in the fair? Next, had they bought these books from the market? The books आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। इससे पहले आपने सहायक क्रिया का प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट के बाद been का प्रयोग किया, क्रिया का थर्ड फॉर्म by them का प्रयोग करके वाक्य कर दिया। आपका वाक्य ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम। कॉपी करिए आप। प्रिय बच्चों, गहराई से पढ़ते रहिए। ध्यान दीजिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस का कोई भी नियम आपसे ना छूट जाए, इसका जरूर ध्यान रखिए। मैं आपके बीच हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस के नियमों को, जो भी जितने नियम होंगे पढ़ाता रहूंगा और आने वाले वाक्यों को पढ़ाता रहूंगा। पढ़ते रहिए। नेक्स्ट, सेकंड रूल से आइए आप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड रूल से आता है जब किसी वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। क्वेश्चन वर्ड मतलब हाउ, हाउ मेनी, विथ, व्हाट, व्हेन, वेयर इत्यादि होती है। तो इसका परिवर्तन कैसे होता है? जैसे कि आप जानते हैं फार्मूले का प्रयोग आपको पिछले टेंस में हर प्रकार के फार्मूले को लिखवा दिया गया है। आने वाले जितने टेस्ट चल रहे हैं बारी बारी लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो टेस्ट आते हैं उनके बीच जो एक्टिव से पैसिव वॉइस वाक्यों का परिवर्तन किया जाता है उसमें वही फार्मूले का प्रयोग होता है, अलग से नहीं। आइए, वेयर हैड यू स्टार्ट हिंदी? Where had you taught हिंदी? इसका मतलब Where had you taught हिंदी? आपने हिंदी कहाँ पढ़ाया था? When had she bought the class? When had she bought? उसने कपड़े कब खरीदा था? तो इस तरह से आप देखते हैं कि where और when से जिस किसी वाक्य की शुरुआत होती है, ऐसे वाक्यों का परिवर्तन करते समय आप इस क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि पैसिव वॉइस बदलते समय इन क्वेश्चन वर्ड को नीचे पैसिव वॉइस में उतार लेते हैं और पिछले नियम के अनुसार उस वाक्य को हल कर देते हैं, वाक्य करेक्ट हो जाता है। देखिए प्रिय बच्चों, ध्यान देने की बात है। Where had हिंदी been taught by you? Next, when had the class been bought by her? प्रिय बच्चों, आपका सेकंड नियम आपका रहा where और when से शुरू होने वाला वाक्य का। तो when had she bought the class, क्लास को आपने ऑब्जेक्ट मान लिया। पैसिव वॉइस के वाक्य में आपको रखना है तो when had के बाद the class सब्जेक्ट हो जाता है और been का प्रयोग करके वाक्य हल किया जाता है। इस प्रकार के फार्मूले का प्रयोग करके आप किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हल कर सकते हैं।
आप नोट कर लीजिए। अगला नियम आपका है, ध्यान देना है, इसको आप लोग गहराई से पढ़ते जाइएगा। अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको अगले कक्षा में कठिनाई नहीं करनी होगी, कष्ट नहीं खाना होगा, आराम से हल हो जाएगा। नेक्स्ट, who had eaten food? Who had eaten food? खाना कौन खा चुका था? Who had student? दिवास घड़ी कब चुरा चुका था? प्रिय बच्चों, ये वाक्य छोटा जरूर है लेकिन बारीक है। आप जानते हैं जब ट्रांसलेशन में आते हैं, आप प्रवेश करते हैं, जिस किसी वाक्य में कौन आता है, इस माध्यम से हु आता है, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है। आप सब्जेक्ट को चॉइस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कौन वाले वाक्य में, हु वाले वाक्य में स्वयं कौन या हु का कार्य करता है, वो सब्जेक्ट होता है। इसलिए ऐसे वाक्यों का परीक्षण चाहे हु के माध्यम से हल करिए, चाहे हु को बाय हुम में करके हल करिए। जैसे हु हैड ईटन फूड, आपका नाम बाय हुम, इसके कई नियम है। बाय हुम, हैड, हु हैड, बाय हुम हैड फूड, been eaten। तो हुआ who had eaten food का by whom had food been eaten। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्प वर्ड प्लस food प्लस be प्लस मेमोरी थर्ड। इसी क्रम से by whom the watch being stolen, ये आपका सेकंड नियम। तो कहने का मतलब प्रिय बच्चों ध्यान देना है, जिस किसी भी एक्टिव वॉइस के वाक्य की शुरुआत हु से होती है, इसके 4 नियम होते हैं। हमने इसके पूर्व में आपको 4 नियमों को अवगत करा दिया है। आज आपको देखना है कि एक फर्स्ट नियम है, हु हैड ईटन फूड, खाना कौन खा चुका है। ऐसे हिंदी के वाक्य हो या इंग्लिश के वाक्य हो, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है। यदि आप सब्जेक्ट की तलाश करते हैं तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं। ये वाक्य बहुत बारीक है, आप पूछते रहेंगे दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब कहाँ देखिए कोई सब्जेक्ट है, नहीं दिखा ना, ऐसी दिशा में आपको देखना है। हु जो है आपका इंग्लिश माध्यम से या हिंदी माध्यम से कौन, वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो इसे पैसिव चेंज करते समय तो बाय हुम कर देते हैं, हेल्पिंग में हैड कर देते हैं, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनाते हैं फूड बोल देता है, और बीन का प्रयोग करके मेमोरी थर्ड कर देते हैं, वाक्य कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट नियम। तो आप इसको उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जल्दी उतारिए। नेक्स्ट अगला नियम आपका नेक्स्ट, हो गया। आप देखिए नेक्स्ट 19 मिनट। जब किसी वाक्य की शुरुआत में हाउ मेनी, हाउ मच, ये हुज ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो ऐसी दिशा में क्वेश्चन वर्ड को हूबहू रखा जाता है। और कहीं ऑब्जेक्ट पाया था, कहीं नहीं पाया था, फिर भी इसका परिवर्तन हम कैसे करते हैं इसको देखना है। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी
yesterday. How many eggs had you eaten yesterday? आप कल कितने अंडे खा चुके थे? How much rice had she kitchen? How much rice had she cooked in the kitchen? वह रसोई घर में कितना चावल पका चुकी थी? प्रिय बच्चों, आपको ध्यान देना है हाउ मेनी हाउ मच के बाद क्या आएगा है? एक से आया है, राइस आया है। एक से और राइस यहाँ पे क्या है? नाउन है। जब क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई नाम आते हैं तो उनका परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें पैसिव वॉइस के वाक्य में बदलते समय हम उन वाक्य को, उन शब्दों को, उन नाउन शब्दों को उसी स्थान पर रख देते हैं और सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करके वाक्य हल कर लेते, वाक्य करेक्ट हो जाता है। तो देखिए, हाउ मेनी एग्स हैड यू ईटन यस्टरडे, तो आप पहले क्या करेंगे? हाउ मेनी, हाउ मेनी एग्स हैड eaten you yesterday? हल हो गया हाउ मेनी एग्स हैड ईटन बाय यू yesterday. yesterday को आप चाहे आगे के बाद लिखिए, चाहे से पहले लिख दीजिए तो भी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस, How much rice? How much rice had how much rice had इसका मतलब how समझ गए बच्चों? यहाँ देखिएगा हाउ मेनी एग्स हैड बीन ईटन बाय यू यस्टरडे, यहाँ हैड बीन कर दीजिए, समझ लीजिए। हाउ मच राइस हैड बीन कुक्ड बाय हर इन दी किचन। सेकंड, इस तरह से देखिए हाउ मच राइस हैड शी कुक्ड इन द किचन, तो पैसिव वॉइस हल किया जाता है हाउ मच राइस हैड बीन कुक्ड बाय हर इन द किचन। अब आप देखेंगे कि आपको देखना है यहाँ पर हैड साइड के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए नहीं आया है, ऐसे समय इसमें कोई ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं मिला है तो सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? इसलिए जो यहाँ का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट रूप में परिवर्तित करके बच्चों आपको ध्यान देना है कि हाउ मच राइस हैड शी कुक्ड इन द किचन। ऐसे वाक्य अगर आते हैं सामने तो हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं इसमें के बाद इसके बाद तुरंत आपका नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है। तो नाउन को पैसिव वॉइस बदलते समय इसको हटाते नहीं है, तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का धारण करते हैं, उसके बाद वाक्य कर लेते हैं। ऐसे दिशा में आपको ये देखना है, जब आप बारीक हैं, चूंकि आप जानते हैं ऐसे वाक्यों में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऐसी दिशा में जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है और सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है और आप सहायक क्रिया का प्रयोग या मेथड का प्रयोग करके वाक्य कर लेते हैं। फिर बच्चों आपको ध्यान देना है, आज आप पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। आप इसे अडॉप्ट करिए, बड़े से पढ़िए ताकि हम लोगों की मेहनत